तो नर्सिंग स्टूडेंट्स और नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, नॉर्सेट एस्पिरेंट्स इसलिए क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं ना वो बिल्कुल नॉर्सेट एम्स के लिए ही बात करने वाले हैं। ऐसे लोग जो नॉर्सेट एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या फिर प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, आज की जो बात है ना वो आप ही लोगों के लिए है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनेगी ये। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम सारे स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपको नॉर्सेट एम्स में हेल्प मिलेगा। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये वीडियो इस मोटिव से बनाई जा रही है ना कि आप पहले ही अटैम्प्ट में नॉर्सेट एम्स कैसे क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बट बिना किसी स्ट्रेटजी के, कोई स्ट्रेटजी मेंटेन नहीं है। और आप लोगों को ये सोचने का ये टाइम है ना कि आपके पास भी वही डिग्री है जो उनके पास है जो सर्व कर रहे हैं एम्स में, वही डिग्री आपके पास भी है बट वो अर्न कर रहे हैं मोर देन 80,000 पर मंथ और आप कुछ नहीं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में है। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर गाइज? तो आज की जो वीडियो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ख़ास करके उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो फ्रेशर हैं। ठीक है, तो फ्रेशर जो हैं वो प्लीज़ वीडियोस को अंत तक देखिएगा। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नॉर्सेट एम्स के लिए, क्योंकि आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं और नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है गाइज, आपके लिए कोई अदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ है बीएस नर्सिंग के बाद जीएनएम, क्योंकि दो ही लोग इसमें एलिजिबल होते हैं नॉर्सेट के लिए, यदि आपने बीएस नर्सिंग कर रखा हो या फिर आपने जीएनएम कर रखा हो। तो जीएनएम में बहुत सारी कंडीशन है जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम जीएनएम की बात करें तो जीएनएम का जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है उसमें 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए होती है। यदि आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, या तो आपको हॉस्पिटल्स की एक्सपीरियंस हो 2 साल की, या कोई अदर जगह जहाँ पे आप एज अ स्टाफ नर्स काम कर रहे हो वहाँ की 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, और यदि आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस नहीं है तो एक और चीज़ होती है, आफ्टर जीएनएम यू हैव टू कंप्लीट योर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, यदि आपने जीएनएम कर रखा हो उसके बाद फिर 2 साल की आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एम्स नॉर्सेट के लिए। ठीक है गाइज, तो ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कैसे एलिजिबल हो जाएंगे एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं ना वो बात है बॉयज़ गर्ल्स रेशियो इन एम्स नॉर्सेट। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स रेशियो इन एम्स नॉर्सेट। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये थोड़े बहुत बस जो भी रिजर्वेशन है ना वो थोड़े बहुत है, पर ऐसा नहीं है। गर्ल्स के लिए मोर देन नहीं 80% सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, और बाकी की जो 20% सीट्स हैं उस पर बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी बॉयज़ में बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, पहले जनरल, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, एससी एसटी एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि चांसेस कम हो, क्योंकि सीट्स जो आती है ना वो लगभग हमेशा सीट्स 3500 के लगभग ही होती हैं। तो बॉयज़ के लिए भी चांसेस अच्छे खासे रहते हैं बट गर्ल्स के लिए ज़्यादा सीटें होती हैं। ठीक है, देख लीजिएगा ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है रेशियो जो होता है ना वो 20-80 का रेशियो होता है, जिसमें 80% गर्ल्स रिक्वायर्ड रिजर्व होती हैं गर्ल्स के लिए सीट, और बॉयज के लिए जो 20% सीट हैं वो रिजर्व होते हैं। ठीक है, यदि 100 सीट है एम्स में तो 80 सीट पे लड़कियां भरेंगी और 20 सीट्स के लिए फाइट करेंगे लड़के। तो इस तरीके का रेशियो चलते रहता है एम्स में। ठीक है गाइज, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट वैल्यूएबल फॉर ओनली एम्स नॉर्सेट बट अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ये जो हम इंफॉर्मेशन आगे आपको बताने वाले हैं ना ये सिर्फ नॉर्सेट के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि अदर सेक्टर्स में जहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी कुछ दिन आने वाले टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है गाइज, जिसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है अपने वीडियो सेक्शन में, कितनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो आप जाके वो सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो एम्स के अलावा जैसे कि आप जानते हैं अभी अभी ईएसआईसी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ईएसआईसी का एग्ज़ाम हुआ था, फिर अभी जीपमर का एग्ज़ाम होने वाला है, एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम हो चुका है, केजीएमयू का एग्ज़ाम होने वाला है, जीएमसीएच का एग्ज़ाम होने वाला है, आरआरबी का, डीएसएसबी, सीआरपीएफ और मिलिट्री, बल्कि बहुत सारे अदर ऐसे सेक्टर्स हैं जहां नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्ज़ाम होती है।
तो यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं बिल्कुल इस, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं सबका सिलेबस बिल्कुल सेम ही होता है। तो आपको वही स्ट्रेटजी हर एग्जाम में फॉलो करनी पड़ेगी जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, और इसके थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट, बिलीव मी, इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो ये रही स्ट्रेटजी। ठीक है, पहली चीज आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है गाइज, आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। बेसिक इट मीन्स आपकी जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है गाइज, और बात करते हैं अगर बेसिक्स की और कॉन्सेप्ट्स की, तो यदि जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो ना उनको प्लीज़, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगे उनको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा। बुक्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि दोबारा जब उस बुक को पढ़ें तो पूरा पढ़ना ना पड़े, आपको सिर्फ उस हेडलाइंस जो आपने हेडलाइनिंग की है वो पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक्स क्लियर करने की सबसे पहली स्ट्रेटजी। दूसरी है फिक्स टाइम विथ रेगुलरिटी। फिक्स टाइम का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको टाइम फिक्स करना है कि मैं हर दिन 6 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, 6 घंटे पढ़ूंगा मतलब 6 घंटे ही पढ़ूंगा। ठीक है, अब बीच में थोड़ा गैप ले सकते हैं, आधे घंटे का, 2 घंटे पढ़िए, आधे घंटे का गैप लीजिए और फिर 2 घंटे पढ़िए। ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। रेगुलरिटी इट मीन्स कि आपकी जो रिदम है ना वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कि चलो 6 दिन हमने इस डिसिप्लिन को फॉलो किया, 6 दिन तक हमने 6 घंटे पढ़ाई की और बाकी फिर 5 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 3 घंटा। ये रेगुलरिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए गाइस, ये रिदम ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यदि आपको सच में सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में लेना है ना तो आपकी रेगुलरिटी कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, तब जाके आपकी सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में हो पाएगी। तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी चीज़ है आपकी मेकिंग योर ऑन नोट्स। आप यदि कहीं से भी पढ़ते हो, आपने क्लासेस ले रखे हो, आप बुक से पढ़ाई करते हो, तो आपकी जो नोट्स होनी चाहिए ना कॉपीज़ में, वो आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि आप जो खुद लिखते हो ना वो आपको याद रहता है और आपको वो हमेशा याद रखता है, क्योंकि उसने उस चीज़ को आपने खुद से लिखा हुआ है। तो आपकी जो नोट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इसमें। ठीक है, उसकी बात आती है प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स जो डेली MCQ आपको करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट्स का आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। बेसिक आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद है फोकस ऑन योर एग्जाम ओनली रेदर देन हॉस्पिटल्स जॉब एंड ऑल। यदि आपको ऐसा लगता है, ठीक है, इस चीज़ पे हम थोड़ा बात करेंगे, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप हॉस्पिटल्स में 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ड्यूटी भी कर लेंगे और आप एम्स नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर भी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यदि सब सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ छोड़ के आपको एग्जाम के पीछे लगना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यदि किन्हीं को ज़रूरत हो आप हॉस्पिटल्स कर सकते हैं, ठीक है गाइज, बट उसमें से अब टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं बस यही प्रेफर करूंगा ना अपने तरफ से, और मेरी जो स्ट्रेटजी रही है उसके बेसिस पे मैं बस यही कहूँगा कि आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप एग्ज़ाम के पीछे लगो, हॉस्पिटल्स के पीछे मत भागो। ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल्स को छोड़ के एग्ज़ाम पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर्स पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स मतलब लगभग 10 साल पहले के जो नॉर्सेट्स के पेपर हैं वो आपको करके जाने हैं। जब भी आपका एग्जाम हो, अभी नॉर्सेट 7 का एग्जाम सितंबर में होने वाला है, उससे पहले आपको 10 साल के पेपर्स क्लियर होने चाहिए। आपको 10 साल का पेपर करके जाना है, मतलब जाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट मतलब यदि किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि आप टेस्ट दे पा रहे हो तो हर हफ्ता आप पूरे 7 दिन पढ़ाई करिए और 7 दिन के बाद एक वीकली टेस्ट दीजिए, जिससे आप खुद का एवेल्युएशन कर पाएंगे। ठीक है गाइज, आप खुद का इवेल्युएशन कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप खुद को एवेल्युएट कर पाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उस पर पहले ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रिवीजन ऑन डेली बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, रिवीजन ऑन डेली बेसिस। रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं और उसके रिवीजन फिर दोबारा नहीं करेंगे ना तो पढ़ी हुई चीज़ आप भूल जाएंगे। और ये आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, जिस चीज़ को आप पढ़ के छोड़ देते होंगे वो आप भूल जाते होंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 6 दिन पढ़िए,
और 7वां दिन आप रिवीजन करिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत लोग कहता है कि मेरा क्वेश्चन छूट गया क्योंकि टाइम ही कम रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट कैसे पता चलेगा? जब आप MCQs करोगे। MCQs करो, सेट पेपर्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ और टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम सेट करके बनाओ, ठीक है। जितनी भी आपको पता है कि कितनी टाइमिंग होती है नोट शीट के पेपर्स में, उतनी टाइमर सेट कर लो मोबाइल में, फिर MCQ करना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच हेल्प्स यू टू क्लियर एम्स नोट सेट। और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करने वाली है। जितनी चीज़ें मैंने ऊपर बताई ना गाइज, मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेटफॉर्म पर इतनी डिटेल्स में आपको कोई बताएगा पॉइंट वाइज करके क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि आपकी नॉट सेट 7 का एग्जाम सितंबर में है और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, बस इसीलिए ये वीडियोज़ को बनाई जा रही है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं नॉट सेट एग्जाम कैटेगरी के बारे में। क्या नॉट सेट की एग्जाम की क्या कैटेगरी रहने वाली है, ठीक है। आपको पता है कि अब जो एग्जाम हो रही है एग्जाम नॉट सेट की, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है। पहला है प्री और दूसरा है मेंस, ठीक है। पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। प्री का 100 क्वेश्चंस आते हैं प्री में, ठीक है, जिसको 80 बता देते हैं 80:20 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। देख लीजिएगा यहाँ पे 80-20 का रेशियो है। 80 मतलब 80 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। नर्सिंग आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उससे 80 क्वेश्चन रहने वाला है। और फिर नॉन नर्सिंग से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। नॉन नर्सिंग से 20 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तब आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे, ठीक है। मेंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो बता देते हैं। मेंस में भी फिर से आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है गाइज। मेंस में फिर से आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो 100 क्वेश्चन होने वाला है ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसलिए होते हैं ना कि पहले एक ही एग्जाम होता था नॉट सेट का और फिर आपकी इंटरव्यू में पूछी जाती थी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लेकिन अब 2 एग्जाम कर दिए गए हैं, तो मेंस में आपकी बेसिक्स क्वेश्चन पूछी जाती है और प्री में बेसिक्स क्वेश्चन पूछी जाती है और मेंस में आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होती है, ठीक है, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमाव होती है। आपको उस लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 सेक्टर्स में डिवाइड है नॉट सेट का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स में देख लीजिएगा, जो नर्सिंग का मेजर सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि ऐसी सब्जेक्ट जिस पे सारे लोग ध्यान देते हैं, सारे लोग पढ़ के जाते हैं। क्या है वो? MSN इसलिए क्योंकि MSN का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम देख लीजिए उठा के नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें एम्स का लगभग 50 से 60% क्वेश्चन MSN से रहता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। CHN से क्वेश्चन होता है, OBG से क्वेश्चन होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से होता है, साइकाइट्री से होता है, ठीक है गाइस। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और भी हैं इसमें, और भी चीज़ें हैं इसमें, बट ये जो चीज़ें हैं ना, जो 4-5 सब्जेक्ट हैं, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सारे लोग ध्यान देते हैं और आप भी ध्यान दोगे, ये तो मतलब होना ही है, आपको ध्यान देना ही है। लेकिन आपको उस चीज़ों पे ध्यान देना है जो जिस पे लोग कम ध्यान देते हैं। और वो क्या है भाई? तो वो है माइनर सब्जेक्ट्स, जिसको कहते हैं फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च एटसेट्रा। इन चीज़ों पे ना लोग कम ध्यान देते हैं, लोगों को लगता है इससे क्वेश्चन कम आता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें पीडिया भी आ जाएगा, पीडियाट्रिक्स भी आ जाएगा इसमें। तो इन चीज़ों पे यदि उस चीज़ के अलावा अपने मेजर सब्जेक्ट्स जो मैंने डिस्कस किए उसके अलावा आप माइनर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दोगे तो आप सिलेक्शन के लिए ज़्यादा हकदार हो जाओगे। क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट्स जिन पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं उस पर तो आप दोगे ही दोगे, पर आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा जिस पे लोग कम ध्यान देते हैं, और वो सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी नॉन नर्सिंग पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इससे 20 नंबर का क्वेश्चन मेंस प्री में आता है, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। और नॉन नर्सिंग में क्या आता है? अर्थमेटिक्स आ जाएगा। आपको पता है अर्थमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी क्वेश्चंस होती हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसको आपको पढ़ना होता है। बट नर्सिंग एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस जो अर्थमेटिक्स के होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो जिसका बेसिक्स क्लियर है ना अर्थमेटिक्स का, वो आराम से कर लेगा। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है गाइज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेने में हेल्प करेगी, ठीक है गाइज। मेरी वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले यदि आप अभी प्रिपरेशन में लगे हो तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। इससे आपको क्लियर होगा ना वो करना क्या है, और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा पेपर में कि क्या क्या हमको करना है, ठीक है। उसके बाद अगर सेल्फ मोटिवेशन की बात करें, यदि आपको सच में लगता होगा कि आप अब मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, तो बस आपको यही सोचना है ना कि मेरे पास भी वही डिग्री है जो उनके पास है, जो हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो एम्स में, ठीक है, जिनकी सैलरी 80,000 पर मंथ मिल रही है,
ठीक है, नर्सिंग की डिग्री आपके पास भी है और नर्सिंग की डिग्री उनके पास भी है, पर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि वो नर्सिंग एज नर्सिंग ऑफिसर्स एम्स में काम कर रहे हैं और मोर देन 80,000 रुपया वो सैलरी ले रहे हैं, और आपके पास भी वही डिग्री है बट आप कुछ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कहाँ है आपकी स्ट्रेटजी में। उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया, आपने क्या नहीं अपनाया, तो उसे अब अपनाना है आपको। ठीक है गाइज, तो ये रही आपकी सेल्फ मोटिवेशन। जब भी आपका मन करे ना, जब भी आपको लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप सेल्फ मोटिवेट होइए ये सोच के कि वो कमा रहा है, हम बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई, क्यों बैठे हैं? क्योंकि स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है जिसे हमें अब ठीक करना है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ बुक्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके नॉर्सेट के लिए। ठीक है, जिसमें मैं जो प्रेफर करता हूँ उसके हिसाब से सबसे पहले आती है एनक्लेक्स। एनक्लेक्स बुक्स की जो MCQs है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एनक्लेक्स कर लिया ना तो आपकी स्ट्रेटजी लगभग क्लियर हो जाएगी, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो लगभग क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है टारगेट हाई, जिसमें कुछ बेसिक्स क्या बोलते हैं थ्योरीज वगैरह भी दे रखे हैं। वो पढ़ने के बाद आप चैप्टर वाइज उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद MCQs लगाइएगा। ठीक है, एनक्लेक्स और टारगेट हाई को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है गाइज, तो एनक्लेक्स और टारगेट हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है टू क्लियर योर एम्स नॉर्सेट इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, पियर यादव मेरा एडिशनल है, मैं एडिशनल में इसको रखा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं देता हूँ इसको, बट एनक्लेक्स एंड द टारगेट हाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू क्लियर नॉर्सेट एम्स। ठीक है गाइज, तो ये जो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं ऊपर से डिस्कस करते आ रहा हूँ वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो ना और फ्रूटफुल वीडियोस लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। और आने वाले टाइम पे जितनी वैकेंसी जाने वाली है ना, सबकी वीडियोस मैं अपने वीडियो सेक्शन में डाल दिया हूँ, और आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस डालता रहूँगा जिसमें वैकेंसी आएगी जिस सेक्टर में। तो आपको वैकेंसी के लिए भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किस डिपार्टमेंट में कब वैकेंसी आई हुई है नर्सिंग की। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एम्स नॉर्सेट 7। ठीक है, सितंबर में जो आपकी एम्स नॉर्सेट 7 होने वाली है उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज।